गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 26 मार्च 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। देखिए आज ना छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं क्योंकि आज एक्सप्लेनर सेक्शन नहीं आया है। सैटरडे है ना, तो एज एक्सप्लेन सेक्शन आता नहीं है, इसीलिए उसकी कमी को पूरा करने के लिए मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बहुत भी ब्रीफली इन्फॉर्मेशन जहाँ पे मैं आपको दूंगा, कई सारे टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारी यूपीएससी से ही रिलेटेड है। यहाँ पे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेके बहुत सारी डिस्कशन चल रही थी पिछले कई हफ्तों से। उसके बारे में सरकार का क्या स्टैंड है, यूपीएससी का क्या स्टैंड है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी भी इंडिया में जल्दी ही आने वाली है, तो 5G टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। रिपीटेड टॉपिक है, दोनों ही रिपीटेड टॉपिक है बेसिकली। अटैक ऑन सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक किया गया है, किसके द्वारा? हूथीज के द्वारा अटैक किया गया है। ये हूथीज कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, इनको सपोर्ट कौन करता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का इनके लिए क्या स्टैंड है, थोड़ी सी आपको मैं यहाँ पे हिस्ट्री बताऊंगा और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये भी रिपीटेड है लेकिन जो लोग स्टूडेंट हमारे पहले से एनालिसिस देखते हैं तो शायद उनका थोड़ा बहुत यहाँ पे रिवीजन इसके बहाने से हो जाएगा। श्रीलंका गवर्नमेंट एंड तमिल्स के बारे में ये भी पुराना टॉपिक है, रिपीटेड है, लेकिन कुछ नया डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने का मज़ा यही है ना, जो चीज़ें आपको पहले से पता होती हैं उसमें रोज जो है थोड़ा थोड़ा नया नया डेवलपमेंट होता रहता है, जिससे उस टॉपिक को लेके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे डीप होती रहती है। जितना आप रिवाइज करोगे चीज़ों को, जितना बार बार पढ़ोगे, जितना उसमें एडिशनल नॉलेज धीरे धीरे ऐड करते रहोगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप होती चली जाती है। ये मज़ा आपको न्यूज़ करंट अफेयर की मैगजीन में नहीं मिलता। न्यूज मैगजीन में वो एक महीने में टॉपिक आता है, उसमें लिमिटेड सा स्पेस होता है, तो आपको वो मोटी मोटी सी जानकारी दे के निकल जाते हैं। न्यूज़पेपर में आप ना डीपली इन्वॉल्व होते हो, एज ए स्टोरी आप उसको फॉलो करते हो, इसीलिए हर कोई कहता है कि भैया न्यूज़पेपर जो है वो मैंडेटरी है आपके लिए। क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा से बात करेंगे क्योंकि पार्लियामेंट्री जो सेशन चल रहा है वहां पे अपोजिशन ने सरकार से क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बातचीत की है। क्या सवाल पूछे हैं, क्या पूरा मामला है, गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या स्टैंड है, क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में फिलहाल क्या स्टेटस है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ऑनलाइन वोटिंग फॉर एनआरआईज, इसके बारे में शायद अभी तक हम लोगों ने बात किया नहीं है, तो ये हमारे पूरी तरह से नया टॉपिक रहने वाला है। तो क्या इंडिया में एनआरआईज वोट कर सकते हैं, गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या स्टैंड है, कौन कौन से ऐसे मेथड हो सकते हैं जिसके थ्रू एनआरआईज वोट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और प्रेजेंटली एनआरआईज को वोट करने का क्या स्टेटस है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए स्पेलिंग थोड़ा गलत है लेकिन ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट्स एंड द ऑर्बिट्स, तो ये बिल्कुल नया टॉपिक है हमारा आज साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से। शायद पहले हम लोगों ने इस टॉपिक को इंक्लूड अभी तक नहीं किया है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट, मैं याद है मुझे लास्ट टाइम जब हम लोग ऑर्बिट के बारे में पढ़ रहे थे तो कुछ ने बोला कि सर आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट्स बता दीजिए। तो आज मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट्स और उन ऑर्बिट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट्स जो हम लोग लॉन्च करते हैं भैया, सेट करते हैं, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है वो होने वाला है इस्लामोफोबिया के बारे में। इस्लामोफोबिया क्या होता है, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, उस रेजोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। इस पूरे रेजोल्यूशन पे इंडिया का क्या स्टैंड है, चाइना की क्या पोजीशन है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का क्या स्टैंड है, इसके बारे में भी आज हम लोग इस छोटी सी एनालिसिस में चर्चा करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस पूरी एनालिसिस में। लेकिन आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूं, जो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे नए हैं और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके क्लिक करके एडमिशन ले सकते हो। और अभी 31 मार्च तक यानी कि सिर्फ 5 दिन बचे हैं आपके पास, आप जो है लगभग 15,000 का डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो जो स्टूडेंट अभी तक सोच रहे थे, तो अभी आपके पास 3-4 दिन का समय रह गया है, जल्दी से जल्दी आप जाके डिस्काउंट ले सकते हो। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे कौन सी न्यूज़ है। तो सबसे पहली न्यूज़ है पीस इन बॉर्डर, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। क्या कह रहे हैं कि पीस इन बॉर्डर एरिया की टू द नॉर्मल टाइज। देखिए भैया चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया में उन्होंने विजिट किया है,
पहले ही हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। कल इनका इंटरव्यू था ना, तो कल इसके इंटरव्यू के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा बात किया था। तो इंडिया का देखिए यही कहना है कि भैया देखिए, अगर आप हमारे साथ अपने रिश्तों को नॉर्मल करना चाहते हो, एक अच्छे पड़ोसी की तरह अगर आप रहना चाहते हो, तो आप अच्छे पड़ोसी की तरह बिहेव भी कीजिए। वो अच्छे पड़ोसी की तरह बिहेव तब होगा जब आप बॉर्डर के ऊपर पीस रखोगे। जब तक आप एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर पीस नहीं रखोगे, तो आप ये उम्मीद मत करिए कि हमारे साथ आपके रिलेशन ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखिए तो लगातार अप्रैल 2020 के बाद से हमारे बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं। गलवान वैली में जो हुआ सबको पता है, ऑल दैट। तो उसके बारे में ही यहाँ पे बात कही गई है। इंडिया हमेशा से ही शांति का पुजारी रहा है। शांति, पीस, हारमनी, ब्रदरहुड, सिविलाइजेशन, सॉफ्ट पावर, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, यही इंडिया की स्ट्रेंथ रही है। तो इंडिया कहता है कि भैया आप हमारी स्ट्रेंथ जो रही है, हम जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, हम उसको आगे भी फॉलो करेंगे। लेकिन आप जो है थोड़ी अपनी हरकतों से बाज आ जाइए, क्योंकि इस समय लगभग 1 लाख से ज़्यादा चाइनीज जो सोल्जर हैं वो बॉर्डर के ऊपर तैनात किए गए हैं। इससे तो यही पता लगता है कि चाइना फ्यूचर में भी अग्रेसिव पॉलिसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तो अगर चाइना ऐसा करेगा तो डेफिनेटली इंडिया को भी एक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर आपको रिश्ते नॉर्मल करने हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से और धीरे से, प्यार से, मोहब्बत से काम कीजिए। इस तरह के लड़ाई झगड़े करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये इंडिया का बेसिकली मोटे मोटे तौर पे कहना है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आज कुछ खास था। देखिए ये जो पिक्चर है ना, ये आपको लग रहा होगा कि कोई साधारण सी पिक्चर है, शायद आपने इस सीन को पहचाना भी नहीं होगा। आई कैन गारंटी कि 90% स्टूडेंट इनको पहचाना नहीं होगा। ये कुछ हमारे इंडिया में ना ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जो कि मीडिया में नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा जाना इनके बारे में नहीं जाता है, लेकिन इनका जो अपना कंट्रीब्यूशन होता है अपनी लोकल कम्युनिटीज़ के लिए और ओवरऑल सिनेरियो के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसे छोटे छोटे हीरो जो अनसंग हीरोज़ हैं, आपको हर कॉर्नर में, हर सोसाइटीज़ में, हर कम्युनिटी में आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में, अगर आप थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करोगे तो। ऐसी ही एक हीरो हैं ये, जिनकी पिक्चर आपके सामने है। इनका नाम है दोस्तों गौरा देवी। गौरा देवी इतनी फेमस पर्सनालिटी हैं। जब आप चिपको आंदोलन की बात करते हो तो 1970s में, 75-76 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। 1970s में जब गढ़वाल रीजन के अंदर उत्तराखंड में जब चिपको आंदोलन मूवमेंट पकड़ रहा था, उस समय गौरा देवी जी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया था। आज के ही दिन मतलब 26 मार्च 1776 को गौरा देवी और गांव की कुछ महिलाएं वो जंगल में जैसे ही गईं, तो वहां पे देखा कि जो सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं वो जंगल को काट रहे हैं। तो ये पेड़ों से चिपक गए। सिर्फ चिपके ही नहीं, उनमें को दौड़ाया, 2-3 किलोमीटर दूर तक दौड़ाया, और ये जंगल के चारों तरफ ही बैठे रहे, रात भर वहाँ पे पहरा दिया। अगले दिन सरकार के साथ नेगोशिएशन किया और इन्होंने अपने गांव का जंगल वहाँ पे बचाया। धीरे धीरे ये खबर पूरे उत्तराखंड में, पूरे गढ़वाल में फैल गई, और ये इनको एज अ हीरो वहाँ पे ट्रीट किया गया। क्योंकि जिस गांव से थी, रैनी विलेज, क्योंकि रैनी विलेज ही वो विलेज है जहाँ से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी बेसिकली। तो वहाँ की महिलाओं ने इन्होंने अपना प्रधान बनाया था, मतलब चीफ बनाया था। और बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी, 21-22 साल की उम्र में तो शायद ये विडो भी हो गई थी, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद जो इन्होंने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जो जिया है, एक्चुअली इनके प्रोटेस्ट के बाद ही एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री भी बनाई गई थी। तो बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन, अगर आप इनकी पर्सनल स्टोरी को पढ़ोगे तो गौरा देवी जी के कंट्रीब्यूशन को हम लोग किसी तरह से कम नहीं आंक सकते जब हम लोग नेशनल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, राइट। तो चलिए इनको एक हम सल्यूट कर देते हैं और इनको थैंक यू बोल देते हैं कि इतना सोसाइटी में इतना कंट्रीब्यूट करने के लिए, और हमारे लिए एक एक प्रेरणा स्रोत, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रेरणा स्रोत, हम लोग सबके बनने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो न्यूज़ यहाँ पे है, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम नॉट फिजिबल। एक्चुअली 3-4 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कोविड हो गया था लास्ट ईयर, और जिसकी वजह से वो अपना मेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया था कि भैया हमें एक आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दीजिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, दोनों को नोटिस भेजा था। यूपीएससी ने तो सीधा सीधा कह दिया कि देखिए भैया ये मेरा मामला नहीं है, ये पॉलिसी डिसीजन है, और मैं पॉलिसी डिसीजन नहीं लेता हूं, मैं इंप्लीमेंटेशन डिसीजन लेता हूं। पॉलिसी डिसीजन जो लिया जाता है वो लिया जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा, मतलब हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड द ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जाता है। तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बात आ गई, चली गई गवर्नमेंट के ऊपर।
गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देंगे तो ऐसी ही डिमांड और दूसरे डिपार्टमेंट से भी आने लगेंगी, दूसरे एग्ज़ाम से भी लोग अलग अलग रीज़न की वजह से जो नहीं दे पाए हैं वो भी डिमांड करने लगेंगे। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को लीड करती है, तो ऐसे बहुत सारे, तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले को यहीं रफा दफा करते हैं ताकि ये मामला आगे ना बढ़े, क्योंकि हमारे देश में तो इतने सारे एग्जाम होते रहते हैं, कुछ ना कुछ स्टूडेंट किसी ना किसी कारण से एग्जाम नहीं दे पा रहे होंगे, तो क्या वो लोग सभी कोर्ट में आ जाएंगे क्या? ऐसा गवर्नमेंट का यहाँ पे स्टैंड है। तो ये तो हो गई वो बात। दूसरे एक और जो न्यूज़ है वो भी यूपीएससी से ही रिलेटेड है। सुप्रीम, देखिए यूपीएससी में क्या होता है ना, यूपीएससी में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, मतलब जो दिव्यांग होते हैं, वो कुछ सर्विसेज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो वो अपना फॉर्म भरते हैं तो वो उन सर्विसेज में एंट्री नहीं कर सकते। जैसे आईपीएस होता है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इसमें नहीं जा सकते। उसके अलावा इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज जो होती है, आईआरपीएफएस होता है, इसके अंदर भी दिव्यांग लोग अलाउड नहीं हैं। उसके अलावा जो दादरा एंड नगर हवेली, दिल्ली, जो दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप की जो पुलिस सर्विसेज होती है, जिसे हम लोग डैनिप्स कहते हैं शॉर्ट्स में, यहाँ पे भी दिव्यांग लोग अलाउड नहीं हैं। तो इसके खिलाफ जो है एक पीआईएल फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में किसी एनजीओ के द्वारा। ठीक है, एनजीओ का नाम है नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड। तो उसके ही वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग लोग भी इन तीनों सर्विसेज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनको करना भी चाहिए। तो अभी उनको जो टाइम है वो क्या है, 1 अप्रैल तक का टाइम है दोबारा से फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि अभी तो इंटरव्यू चल रहे हैं, तो वो दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। तो उसको लेके ही यहाँ पे पूरा मामला बनता था। तो 3 सर्विसेज में बेसिकली अलाउड नहीं थे पहले, क्योंकि यहाँ पे जो ये सर्विसेज होती है ना, यहाँ पे कुछ फिजिकलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ की डिमांड होती है, तो शायद इस वजह से सर्विसेज में नहीं थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या स्टैंड रहने वाला है, ये भी थोड़ा हम लोग देखेंगे आने वाले समय में क्या यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टैंड रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की जो अगली न्यूज़ है वो है 5G के बारे में। सरकार ने कहा है कि इस साल के एंड तक 5G नेटवर्क इंडिया में आ जाएगा। तो कुछ कुछ जगह पे आएगा, हर जगह पे नहीं आ पाएगा। 5G टेक्नोलॉजी दोस्तों बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। देखिए 2G, 3G, 4G, 5G है ना, अब हम इतनी बात करते हैं। 2G तो बहुत बेसिक हुआ करता था। 2G में सिर्फ और सिर्फ आप 1G में तो आप एसएमएस भी नहीं कर सकते थे, 1G में सिर्फ आप कॉल कर सकते थे, राइट। 2G में फिर थोड़ा एसएमएस की सर्विस आने लगी, 3G में एसएमएस की सर्विस आने लगी, थोड़ा बहुत आप इंटरनेट भी चला सकते थे, ईमेल खोल सकते थे, थोड़ा बहुत मूवीज़, मुझे याद है जब हम लोग 3G यूज़ करते थे बहुत कम स्पीड आती थी। एक छोटी सी मूवी जो 150-200 MB की होती थी, उसको डाउनलोड करने के लिए भी सारी रात हम लोग मोबाइल में वो चला के रखते थे मूवी डाउनलोड करने के लिए, और बहुत महंगा भी आता था उस समय। तो वो तो 3G हुआ करता था, बहुत कम स्पीड में चलता था। फिर 2008-9 के आसपास हमारे कंट्री में 4G इंट्रोड्यूस किया गया, हालांकि यहाँ थोड़ा लेट आया, लेकिन ठीक है। उसमें आप लोग एसएमएस भी भेज सकते थे, इंटरनेट भी, आजकल हम लोग 4G ही चलाते हैं, है ना। जो ये मैं क्लास कर रहा हूँ ये भी मैं 4G से ही कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे घर का वाईफाई चल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा 4G से कर लेते हैं। तो कितना पॉसिबिलिटी है ना, वीडियोस अपलोड कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, हाई स्पीड इंटरनेट की स्पीड होती है 15 Mbps के लगभग। 5G तो इनका सबका बाप होता है। 5G में लाइक हर चीज़ ना, मतलब 50 टाइम्स 100 टाइम्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है। चाहे आप वीडियो करो, एसएमएस करो, बिल्कुल लैग नहीं होता है, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स कर सकते हो। देखिए जितना ज़्यादा फास्ट इंटरनेट होगा ना यार, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें उसके साथ अटैच कर सकते हो। अगर मेरे घर का वाईफाई बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पे आप 50 मोबाइल फ़ोन भी चला सकते हो। तो 5G ने इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि आपके घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, आप सभी को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो, और सभी आपस में इंटरकनेक्टिविटी होने के बाद वो आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। उसे कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जब आपकी हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। आपका रेफ्रिजरेटर, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका टूथब्रश, इवन आपका घर का जो एसी होता है, आपकी जो कार होती है, आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है, हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट होती है, और वो आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। इसका एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको थोड़ा फिल्मी लगेगा लेकिन बात बिल्कुल सही है ये। देखिए जो टूथब्रश होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश होते हैं, उनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होंगे, सेंसर्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स। तो जब आप ब्रश करोगे तो ब्रश करने से जो उसके सेंसर लगे हुए हैं, उन सेंसर को आपके दांतों में से तुरंत पता चल जाएगा कि भैया आपके दांतों में कैविटी है, बैक्टीरिया है, कुछ भी है। अगर आपके दांतों के अंदर कोई भी कमी है तो वो टूथब्रश, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है,
वो खुद आपके डॉक्टर को जो है मैसेज भेजेगा, और आपके डॉक्टर की तरफ से वहां से भी कोई ना कोई रिसीव कर रहा होगा, उसको कोई कोई डिवाइस रिसीव कर रही होगी। आपके डॉक्टर की तरफ से आपके मोबाइल फोन के ऊपर सीधा एक अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी, खुद ब खुद अपने आप ही, आपको कुछ नहीं करना है। तो ये जो जितनी भी डिवाइसेस हैं ना, वो आपस में बातचीत कर रही हैं। अब आपको ये पता चल गया कि आपकी अपॉइंटमेंट है, आप डॉक्टर पे जाके विजिट कर सकते हो। तो ये तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हैं। अगर आप थोड़ा सा गूगल वगैरह करोगे ना, आपको पता चलेगा कितनी मैजिकल चीज़ है। खैर, यहाँ तक इंडिया में कब तक आता है कब तक नहीं आता है वो थोड़ी देखने की रहेगा, लेकिन लेट्स होप कि जल्दी आ जाए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। हाँ, महंगा तो होगा लेकिन बहुत फास्ट होने वाला है। हुतीज हिट ऑयल डिपो नियर F1 ट्रैक इन जेडा। देखिए, F1 ट्रैक तो आप समझ ही गए होंगे ना, जहाँ पे वो कारों की रेस होती है ना, फार्मूला 1। F1 का मतलब होता है फार्मूला 1। तो उसमें जो है ट्रैक के पास जो है अटैक किया गया है। तो बेसिकली फार्मूला 1 का जो रेस होने वाली है, इतनी हाई प्रोफाइल और वर्ल्ड फेमस रेस होती है, उसको यहाँ पे डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। किसने किया है, ये थोड़ा सा देखने वाला बात है। देखिए, ये रहा हमारा यहाँ पे सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे ये है जेडा। तो जेडा में ही होने वाली है वो F1 की रेस। लेकिन यहाँ पे है भैया यमन। यमन के अंदर चल रहा है बहुत ही तगड़ा क्राइसिस पिछले कई सालों से। क्राइसिस जो है वो दो पार्टीज के बीच में है। एक तो होते हैं यहाँ पे हुथीज, ठीक है, हुथीज रेबल्स वैसे इनको बोला जाता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज तो और सऊदी अरेबिया को हुथीज टेररिस्ट बोलती है। और दूसरे होते हैं गवर्नमेंट वाले, जो कि गवर्नमेंट साइड है। तो एक साइड में जो है सऊदी अरेबिया, यूएसए, यूएई, ये सारी कंट्री हैं। दूसरी तरफ जो है हुथीज हैं, जिनको कौन सपोर्ट करता है, जिनको सपोर्ट करता है ईरान। ठीक है, हुथीज को सपोर्ट करता है ईरान, गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। तो इनके बीच में बहुत समय से जो है इशू चल रहे हैं। हुथीज जो है बेसिकली वो शियाज हैं, लेकिन थोड़े से ये ना कंजर्वेटिव और रेडिकल शियाज होते हैं। ये नॉर्मल शियाज जैसे ईरान में हैं वैसे नहीं होते हैं, वो ईरान वाले शियाज भी फिर भी इतना रेडिकल नहीं है। तो रिलीजन के जाने की बजाय ये पॉलिटिकल इश्यूज ज़्यादा है। तो हुतीज ने जो एक्चुअली ये जो, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये कैपिटल है सना, जो है वो कैपिटल है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, बेसिकली ये हुतीज के कंट्रोल में है, और इनको लगातार ईरान वेपन्स वगैरह सप्लाई करता है। और यहीं से जो है एक मिसाइल जो है वो जेडा के ऊपर डाली गई थी, राइट। कई बार वो डाल चुके हैं, और भी यहाँ पे कई सारे ऐसे जो ऑयल एक्सट्रैक्टिंग जो यूनिट्स हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, उनके ऊपर भी बहुत बार अटैक यहाँ से होता है। तो पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पे लड़ाई चल रही है। अगर आप मैप में देखो तो यहाँ पे आपको साफ पता चलेगा कि जो ये ग्रीन वाला एरिया है, ये आपको जो नज़र आ रहा होगा, सना जो कि कैपिटल है यमन की, ये भी इसी के अंडर में आती है। तो उसी की लेकर जो है थोड़ा सा ये न्यूज़ में था। बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे यही पूछ सकता है कि जो हुथीज रेबल्स जो न्यूज़ में रहते हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। या फिर जो जेडा के बारे में आपसे पूछ सकता है कि जेडा कौन सी कंट्री के अंदर आता है ना, सना कौन सी कंट्री की कैपिटल है। इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें आपसे पूछ सकता है। और जोग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखो तो आपसे ये पूछ सकता है कि भैया जो रेड सी है, रेड सी को जो है कौन कौन सी कंट्री वो उसको सराउंड करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटली यहाँ पे इरिट्रिया है, राइट। इरिट्रिया उसको सराउंड करता है रेड सी को। सोमालिया मत बोलना, क्योंकि ये तो गल्फ ऑफ एडन आ जाता है। रेड सी जो है सिर्फ यहाँ तक होता है, ठीक है। सूडान यहाँ पे आ जाता है जो रेड सी को सराउंड करता है। इजिप्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है, राइट, इजिप्ट यहाँ पे आ जाता है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया यहाँ पे आ जाता है, यमन यहाँ पे आ जाता है, और जिबूती भी आ जाता है, जिबूती, ठीक है। तो जैसे जिसको हम बोलते हैं सऊदी अरेबिया, हम लोग ऐसे यहाँ पे जिबूती को हम लोग डी से कर सकते हैं, डी, डी फॉर जिबूती, ठीक है। ई फॉर एरिट्रिया, एस फॉर सऊदी अरेबिया, एस फॉर सूडान, राइट, एस फॉर सूडान, ई फॉर इजिप्ट, और वाई फॉर यमन। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कंट्रीज हैं जो रेड सी को सराउंड करती हैं। और जैसे कि आप स्पेलिंग में देख सकते हो, DESSEY, मतलब देसी। तो हम भी लोग तो देसी हैं ना, तो देसी हैं तो भैया देसी हम लोगों ने ट्रिक बना दिया। इसको आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस तरह से याद करना है तो थोड़ा ट्रिक आपका यहाँ पे बन जाता है। बाकी तो इस न्यूज़ में कुछ खास था नहीं, रिपीटेड न्यूज़ थी, तो ज़्यादा इसमें घुसने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्रीलंका टू सेटअप स्पेशल नॉर्थ ईस्ट फंड। देखिए, इस समय जो श्रीलंका के अंदर सरकार है, वो उसको उनको जो है तमिल पार्टीज का सपोर्ट है, तो डेफिनेटली वो तमिल्स के लिए थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। पुराने वाली जो राजपक्षा की गवर्नमेंट थी, वो भैया तमिल्स के बिल्कुल पूरी तरह से अगेंस्ट में थे। और 2007-2008 में जो वहाँ पे सिविल सिविल वॉर तो मैं नहीं कहूँगा,
लेकिन वहाँ की जो आर्मी ने जिस तरह से तमिल जो लिट्टे जिसको हम लोग बोलते हैं, जो यू नो तमिल टाइगर्स एंड ऑल दैट, उनके खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन किया, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का जिस तरह से वायलेशन किया, गांव के गांव को पूरी तरह से मार दिया गया, औरतों को, बच्चों को, किसी को नहीं छोड़ा। श्रीलंकन आर्मी ने बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, जिसके खिलाफ वेस्टर्न कंट्रीज़ लगातार यूनाइटेड नेशन के अंदर भी श्रीलंका के अगेंस्ट में वोट करती रही हैं। तो वो एक अलग मामला पूरा है। तो तमिल इशू बहुत पुराना है, लेकिन थोड़ा सा तमिल अगर आप श्रीलंका की डेमोग्राफी को देखो ना, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे नजर आएंगे। तो ये जो दोस्तों जो ग्रीन कलर वहाँ के ऊपर नजर आ रहा है ना, ऊपर नॉर्थ की तरफ, और ये वाला ग्रीन कलर नजर आ रहा है, ये है श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल का मतलब ये है कि यहाँ पे हजारों साल से रह रहे हैं, अभी से नहीं रह रहे हैं, जब से चोला किंगडम हुआ करता था, क्योंकि श्रीलंका भी चोला किंगडम के अंदर ही आता था। तो ये उस समय से रह रहे हैं जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, राइट। ये जो आपको येलो कलर का नजर आ रहा है यहाँ पे बीच में, ये वाला कलर जो है, ये जो है इंडियन तमिल्स हैं। इंडियन तमिल के ये ब्रिटिश के दौरान, ब्रिटिश समय के दौरान यहाँ पे गए थे, क्योंकि यहाँ पे भैया होती है चाय की खेती, तो यहाँ पे टी प्लांटेशन होता है। तो उस ये गए थे टी प्लांटेशन के समय में, ठीक है। ये थोड़ा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, हाँ, ये तो ये टी प्लांटेशन के समय में हम लोग यहाँ पे गए थे, तो अभी तक वहाँ पे सेटल हैं। दूसरे जो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ रहती हैं, वो है, इनको कहा जाता है श्रीलंकर मूर। ये मूर बेसिकली ये भी तमिल ही है, लेकिन ये मुस्लिम्स हैं, तो इनको मूर कहा जाता है वहाँ पे। बाकी जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, रेड कलर वाले जो है सिनेलीज हैं, जो कि श्रीलंका के इंडिजिनस पीपल हैं। तो ये तो हो गया वहाँ का पूरा मामला। अब ये जो नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में जो तमिल्स रहते हैं, इसको लेके वहाँ की जो प्रेजेंट सरकार है वो थोड़ा सा लीनियंट मैं बोलूँगा पुरानी सरकार के कंपैरिजन में। और क्योंकि इस समय वहाँ पे जो क्राइसिस चल रहा है, तो इंडिया भी थोड़ा बहुत श्रीलंका के ऊपर दबाव जरूर बना रहा होगा, क्या तमिल्स के लिए कुछ करिए, है ना। तो शायद वो इसी वजह से तमिल लोगों के लिए कुछ स्पेशल पैकेज वगैरह इस समय दे रहे हैं। अमेंडमेंट 13 की हम लोग बात करते हैं, जो कि राजीव गांधी जी के समय में हुआ था, जिसमें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को स्पेशल ऑटोनॉमी देने की बात की गई थी। हालांकि वो ऑटोनॉमी कभी दिया नहीं गया, लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। कम से कम यहाँ पे कुछ घर वगैरह बनाए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे लिए हुए हैं रेजिडेंशियल हाउसेज वगैरह बनाने के लिए। तो वो सारी की सारी चीज़ें श्रीलंका में हो रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये छोटा सा आर्टिकल जो है आप क्लियरली यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। और तो बाकी इसमें कुछ है नहीं, बाकी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। अपोजिशन कॉल्स फॉर द लॉ टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। भैया इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का क्या स्टेटस है, वो इस आर्टिकल से आपको पता चल जाएगा। वैसे तो आपको पहले से ही पता है, आपको सबको पता है कि इस बार जो बजट पेश किया गया था सरकार के द्वारा, उस बजट में जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% का एक टैक्स लगाया गया था। तो कुछ लोग कहने लगे कि भैया टैक्स लग गया है तो इसका मतलब तो लीगल है। देखिए, टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स का मतलब तो यही होता है ना कि सरकार ने अपनी करेंसी रिकॉग्नाइज कर ली है, और रिकॉग्नाइज कर लिया तो इसका मतलब लीगल हो गया है। कुछ लोगों को ऐसा लगा था कि टैक्स लगाने से लीगल हो गया, लेकिन सरकार ने साफ साफ कह दिया कि भैया ज़्यादा उछलो मत, ये इलीगल है, लीगल नहीं है। और ये टैक्स हम लोग इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि करेंसी है, हम लोग इसीलिए लगा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक एसेट है। एसेट और करेंसी में बहुत फर्क होता है। जैसे किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं, वो आपका एसेट होता है, ठीक है। लेकिन करेंसी का मतलब होता है कि आप मार्केट में जाओगे, अगर आप नींबू पानी खरीद रहे हो, तो नींबू पानी के लिए आप करेंसी में पे कर सकते हो। तो अभी इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी से आप नींबू पानी खरीद सको, क्रिप्टो करेंसी से कार खरीद सको, मोबाइल खरीद सको, वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, एज एन एसेट है। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो आपको उसके ऊपर जो रिटर्न मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, उसके ऊपर हम लोग ज़रूर टैक्स लगाएंगे। तो इस समय अपोजिशन में सेशन चल रहा है, तो अपोजिशन ने सरकार को कहा है कि भैया आप क्रिप्टो करेंसी को इलीगल डिक्लेयर कर दो यार, क्या दिक्कत है। क्योंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को इलीगल डिक्लेयर कर दोगे, तो जो टेररिस्ट फंडिंग वगैरह होती है, जो सरकार को ऐसा लगता है, अपोजिशन को भी लगता है कि क्रिप्टो करेंसी से शायद टेररिस्ट फंडिंग होता होगा, तो वो कंट्रोल में हो सकती है। सरकार ने कहा ठीक है, हम इसके बारे में सोचेंगे। तो इसके बारे में ही थोड़ा सा यहाँ पे ये आर्टिकल था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑनलाइन वोटिंग फॉर द एनआरआईज अंडर कंसिडरेशन। तो जो हमारे किरण रिजिजू है, यूनियन मिनिस्टर है फॉर लॉ एंड जस्टिस के लिए, इनसे सवाल पूछा गया कि भैया जो एनआरआई लोग हैं, उनका वोट करने का क्या सीन है, मतलब क्या वो इंडिया में वोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा प्रावधान आप जरूर करिए। तो इसके लिए इन्होंने वहाँ पे जवाब दिया है। इन्होंने कहा है कि एनआरआईज वोटिंग के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है लगातार कंसीडर कर रही है। इवन 2014 के बाद जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, तो 12 मेंबर कमेटी बनाई गई थी इसको लेके, वोटिंग को लेके। तो उसमें 3 चीज़ें कंसिडर की गई थी कि वोटिंग बाय पोस्ट,
वोट एट द इंडियन मिशन अब्रोड और ऑनलाइन वोटिंग, तीन चीज़ों पे बातचीत किया गया था। वोटिंग बाई पोस्ट का मतलब होता है कि वहाँ से वो लोग पोस्ट के थ्रू वोट करेंगे, वो इंडिया में आएगा, इंडिया में इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं वो उनको कलेक्ट करेंगे, उसको ओपन करेंगे, फिर देखेंगे कि अच्छा किसने किसको वोट किया है। तो ये इसको तो आप वैसे ही नेगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है और इससे ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो वहाँ से चिट्ठी आएगी, उसको यहाँ पे खोलेंगे, पढ़ेंगे, काउंट करेंगे, भैया इसमें तो बहुत समय चला जाएगा। तो इस ऑप्शन को तो हम लोगों ने रिजेक्ट ही कर दिया। दूसरा जो ऑप्शन बचता है वो है वोटिंग एट द इंडियन मिशन अब्रोड। आप इंडियन एम्बेसी में जाओगे, वहाँ पे जाके वोट करोगे, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को वहाँ पे भेजना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, वीज़ा लगवाना पड़ेगा। तो ये भी बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है, इतना मैन पावर हमारे पास एम्बेसी में है नहीं। हमारी एम्बेसी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है उनके ऊपर। एक्स्ट्रा उनको काम दे दोगे तो क्वालिटी और ज़्यादा डिटीरियोरेट हो सकती है। तो इस ऑप्शन को भी आप यहाँ पे लगभग लगभग नेगलेक्ट कर सकते हो। हाँ, अगला ऑप्शन बचता है ऑनलाइन वोटिंग वाला, कि ऑनलाइन वोटिंग की जा सकती है क्या। ठीक है, ये एक यहाँ पे बिल्कुल जायज क्वेश्चन है। तो ऑनलाइन वोटिंग को लेकर सरकार ने कहा कि हाँ, थोड़ा ऑनलाइन वोटिंग के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हैकिंग वगैरह का खतरा हो सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ और है जिसके थ्रू वोटिंग हो सकती है, वो वोटिंग हो सकती है दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू तो होगा ये कि जो एनआरआई पर्सन होगा वो इंडिया में अपने बिहाफ पे किसी रिप्रेजेंटेटिव को जो है यहाँ पे नॉमिनेट कर सकता है और एनआरआई के बिहाफ पे वहाँ पे उसको वोट मिल सकता है, मतलब वो जिसको वोट करना चाहे उसको वोट कर सकते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे मामला बनता है, शायद इसी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी अगर आप देखो प्रेजेंटली इंडिया में ये प्रावधान अभी भी है, रिप्रेजेंटेटिव वाला वोट अभी भी है। जैसे जो आर्म फोर्सेस जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो अभी भी इसके थ्रू जो है वोटिंग करते हैं। या फिर जो इलेक्शन कमीशन के खुद ऑफिसर्स होते हैं वो आउट ऑफ स्टेट, जैसे कोई कोई पुलिस वाले आउट ऑफ स्टेट गए होते हैं डेपुटेशन वगैरह पे, वो सब लोग भी इस तरह के इसके थ्रू वोटिंग कर सकते हैं। हाँ, तो वोटिंग का प्रावधान है। अभी एनआरआईज को लेके क्या प्रावधान है, अगर एनआरआई पर्सन इंडिया में आता है वोट करने के लिए, तो जिस उसके पासपोर्ट के ऊपर जो एड्रेस होता है उसी एड्रेस पे वो जाके वोट कर सकता है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। अगर आप इस समय देखो इंडिया में के लगभग जो है 16 मिलियन पीपल, मतलब 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडिया से बाहर रहते हैं और जो इंडिया में आके वोट कर सकते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 20-25 हज़ार लोग ही इंडिया में आके बेसिकली वोट करते हैं। हालांकि वो स्पेशल मुझे नहीं लगता विजिट करते होंगे वोट करने के लिए, उस समय इंडिया में रह रहे होंगे, इंडिया में आए होंगे, वोट कर दिया होगा, वो प्रोविज़न है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में से सिर्फ 20,000 लोग आ रहे हैं तो बहुत कम संख्या है। तो अगर हम लोग ऑनलाइन वोटिंग का कुछ जुगाड़ उनके लिए कर देते हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा लोग इंडिया की डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो एक ये जो है प्रोविज़न थोड़ा सा आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हो। अगला है दोस्तों वो है GSLV लास्ट ईयर मिशन में हैव फेल्ड ड्यू टू द, वो लीक देखिए पिछले साल हम इसरो का एक जो सैटेलाइट था वो हम लोग लॉन्च कर रहे थे, GSLV FLEO 30, और ये मिशन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही श्रीहरिकोटा से इसने लिफ्ट ऑफ किया तो ये ब्लास्ट हो गया था। बेसिकली एक बहुत ही सेटबैक था इसरो के लिए उस समय ये। तो ये जी उसकी जानकारी, उसकी बेसिकली इंक्वायरी हो रही थी। उस इंक्वायरी में अभी जो है सामने आई है जो रिपोर्ट, उसमें कहा है कि वो इसलिए फेल हुआ था क्योंकि उसका जो सील वगैरह थी जो लीकेज हो गया था और उस वजह से वो डैमेज हो गया था। उसका जो हाइड्रोजन प्रोपेलेंट जो टैंक था वो लीक हो गया होगा और उसकी वजह से उसके अंदर ब्लास्ट हो गया होगा। तो ये जो है थोड़ी सी यहाँ पे बात की गई है। लेकिन यहाँ पे जो मेन मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ वो इसकी तरफ है, वो है GSLV। GSLV ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे ध्यान देना है। तो हमारे पास दोस्तों दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, मतलब दो सैटेलाइट सिस्टम होते हैं हमारे पास, इसरो के पास बेसिकली दो सिस्टम है। पहले जो हम लोग पुराना यूज करते थे उसे कहा जाता है PSLV, ठीक है, सोलर लॉन्च व्हीकल। एक हमारे पास होता है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो ये होता है कि PSLV जब हम लोग लॉन्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी सैटेलाइट इसमें हम लोग लॉन्च नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी होती है PSLV की। लेकिन जो GSLV में है, आप जो है कई हज़ार किलोग्राम का जो है सैटेलाइट भी यहाँ से भेज सकते हो और उसको लॉन्च कर सकते हो। तो पहले तो अमेरिका वगैरह से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे GSLV देने के लिए, लेकिन जब उन्होंने नहीं दिया तो बहुत सालों की मेहनत के बाद इसरो ने GSLV को खुद डेवलप किया और आज हम लोग GSLV का यूज़ करते हैं, मतलब हैवी सैटेलाइट को भेजने के लिए GSLV का यूज़ करते हैं। तो GSLV MK2 जी है, वो अभी जो है लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल है इंडिया के पास।
ठीक है, इंडिया के पास सबसे पहली बार शायद इसको हम लोगों ने 2008 या 9 में या फिर 2019 में, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं है, थोड़ा देख लेना, तब जाके हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तब इसको लॉन्च किया था। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको देखना है। उसके अलावा थोड़ा सा डिफरेंस अगर आपको जानना है पीएसएलवी और जीएसएलवी के बीच में, वो भी है, डेफिनेटली आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये स्लाइड मैंने खास आपके लिए ऐड किया है। तो हर पॉइंट को तो मैं ऑफकोर्स नहीं पढ़ पाऊंगा, इतनी मेहनत आप थोड़ा खुद कर लेना। ठीक है, थोड़ा मेहनत मैंने किया, थोड़ा सा आप कर लेना। तो जीएसएलवी पीएसएलवी में डिफरेंस डेफिनेटली एग्जाम में वो आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं कि जियो सिंक्रोनस क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जियो सिंक्रोनस क्या होता है, जियो स्टेशनरी क्या होता है, सन सिंक्रोनस क्या होता है। इस तरह के ऑर्बिट और सैटेलाइट के नाम आपने बहुत बार सुने होंगे जब भी आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ते हो। तो अगर आपको वैसे बताऊं मैं, अगर आपको ऑर्बिट्स के बारे में जानना है तो इस लिंक पे अगर क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे जो है नासा की वेबसाइट ओपन होगी और वहाँ पे आपको अलग अलग ऑर्बिट्स और सैटेलाइट के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको लगे तो अपने नोट्स में ऐड भी कर सकते हो, उसमें कोई कोई गलत बात नहीं है, तो आप कर सकते हो। देखिए, हाइट के हिसाब से जो है हमारे पास 3 ऑर्बिट होते हैं दोस्तों। एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट होता है, जिसकी जो हाइट होती है वो 2000 किलोमीटर तक होती है। ये फिर एक हमारे पास आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसकी हाइट जो है वो 10,000 किलोमीटर तक होती है। फिर आपके पास आता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये बहुत मतलब हाई अर्थ ऑर्बिट भी बोल सकते हैं कुछ लोग इसको, और जियो स्टेशनरी भी बोलते हैं। इसकी जो हाइट होती है वो लगभग 36,000 किलोमीटर तक होती है। तो ये जियो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? देखिए, जियो का मतलब होता है अर्थ और स्टेशन का मतलब होता है फिक्स। तो ये सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ की किसी पोजीशन के हिसाब से फिक्स रहते हैं। ये अपनी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। मतलब इनका ये जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, राइट, पहली बात तो ये इक्वेटर के आसपास करते हैं, तो इक्वेटर के ऊपर होते हैं। और जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, उसी तरह से ये भी उसी 24 घंटे के अंदर अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इंडिया के ऊपर यहाँ पे खड़े हुए हो और आपके सर के ऊपर इस सैटेलाइट की पोजीशन है, तो उसकी पोजीशन हमेशा आपके ऊपर फिक्स रहेगी। ये मतलब होता है जियो स्टेशनरी का। तो दीज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर फिक्स्ड, देयर पोजीशन इज फिक्स्ड विद रेफरेंस टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट ओवर अर्थ। ये मतलब होता है जियो स्टेशनरी का। और इसकी जो हाइट होती है वो लगभग 36,000 किलोमीटर पे जाके इनको सेटअप किया जाता है। ये थोड़ा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। एक हमारे पास होते हैं जियो सिंक्रोनस। तो जियो जो स्टेशनरी जो ऑर्बिट होते हैं वो बेसिकली हमारे इक्वेटर के ऊपर होते हैं। लेकिन जियो सिंक्रोनस क्या होते हैं? जियो सिंक्रोनस का मतलब होता है कि ये भी 24 आवर्स में ही चक्कर काटते हैं, लेकिन ये ऑर्बिट पे नहीं होते। ठीक है, ये ऑर्बिट पे नहीं होते, ये थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी जो पोजीशन है, देखिए क्या कहता है कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की जो पोजीशन होती है, इसकी जो स्पीड है होती है वो अर्थ की रोटेशन के साथ मैच करती है। कंसिस्टेंट पोजीशन ओवर अ सिंगल लॉन्गिट्यूड, तो किसी पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड के ऊपर इनकी पोजीशन फिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास है सन सिंक्रोनस। देखिए, सन सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अगर आप इंडिया के ऊपर, यहाँ मान लो आप अमेरिका पे यहाँ पे खड़े हो, तो आपके सर के ऊपर ये जो सैटेलाइट है वो दिन में एक बार आएगा और रोज उसी समय आता है। मान लो ये दो जो है 2 PM को आपके सर के ऊपर पोजीशन फिक्स होती है, तो उसी समय हमेशा फिक्स होता है। ये 24 घंटे आपके सर के ऊपर नहीं रहता है, दिन में एक बार आपके सर के ऊपर आता है, रोज उसी समय आता है। इसे कहा जाता है सन सिंक्रोनस, या इसे जियो सिंक्रोनस भी बोल सकते हो। तो दोस्तों, जो जियो स्टेशनरी होते हैं वो जियो स्टेशनरी फिक्स होते हैं, लेकिन जो सिंक्रोनस होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सन सिंक्रोनस किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक ही समय आते हैं, रोज उसी टाइम आते हैं। ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। तो बेसिकली सन सिंक्रोनस जो है वो हम लोग स्पाई वगैरह के लिए करते हैं, वेदर ट्रैकिंग वगैरह के लिए कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वगैरह के लिए करते हैं। और ज़्यादातर जो आपके जियो स्टेशनरी होते हैं या जो जियो सिंक्रोनस होते हैं वो हम लोग ज़्यादातर कम्युनिकेशन के लिए या जीपीएस वगैरह के लिए उनका उनका बेसिकली ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए। ज़्यादा अगर आपको डिटेल जाननी है तो इस लिंक पे जाके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। आई होप इतने में आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर। छोटा सा एडिटोरियल है, इस्लामोफोबिया के बारे में बात कर रहा है। तो क्या बात कर रहा है इस्लामोफोबिया के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया, पेश किया गया, उसको पास भी कर दिया गया। और इसको जो
जो इंट्रोड्यूस किया गया था रेजोल्यूशन को, वो किया गया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। पाकिस्तान ने एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते इसको रेजोल्यूशन को वहाँ पे पेश किया था और फाइनली इसको अडोप्ट कर लिया गया है। और 15 मार्च की डेट फिक्स कर दी गई है किसके लिए? इंटरनेशनल डे टू कम्बाट इस्लामोफोबिया। जैसे इंडिया ने भैया योगा डे डिक्लेयर करवाया, तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल डे टू कम्बाट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर कर दिया गया है। इस्लामोफोबिया का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल दो, जैसे हाइड्रोफोबिया होता है, जिन लोगों को पानी से डर लगता है, तो इस्लामोफोबिया का मतलब होता है जिनको इस्लाम से डर लगता है। डर इन द सेंस कि इस्लाम को लेके कुछ ना कुछ उनके अंदर प्रेजुडिस होते हैं। जो लोग इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं वो उनको इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इस्लाम के खिलाफ जो है हेट स्पीच का यूज करते हैं, उसे कहा जाता है इस्लामोफोबिया। ठीक है, तो इस्लामोफोबिया, बहुत सारे लोग अगर आप देखो तो इस्लाम को जो है टेररिज्म से भी जोड़ के देखते हैं। ये भी एक इस्लामोफोबिया है, जब आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को किसी एक टेररिस्ट एक्टिविटी से जोड़ के देखते हो। तो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी दुनिया में हो रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा इस्लाम को ही आप उस चीज़ के जोड़ के देख लो। ये भी इस्लामोफोबिया का ही पार्ट होता है अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल। ठीक है, तो उसमें जब रेजोल्यूशन पास किया गया यूएनजीए के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने कई सारी बातें बोली। उन्होंने कहा कि देखिए, इस्लाम ओवरऑल रेडिकल नहीं है जैसा लोग मानते हैं, लेकिन जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो हर सोसाइटी के अंदर, हर रिलीजन के अंदर होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो कुछ अगर रेडिकल एलिमेंट अगर किसी रिलीजन के अंदर होते हैं, उसकी वजह से आप पूरी कम्युनिटी को, पूरी फेथ को अगर आप रेडिकल समझने लगो, तो ऐसा सही नहीं है। ऐसा इमरान खान ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से वेस्टर्न कंट्री रिलीजन को देखती हैं, ईस्टर्न कंट्री उस तरह से रिलीजन को नहीं देखती हैं। वेस्टर्न कंट्री में रिलीजन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, ईस्टर्न कंट्रीज में, मिडल ईस्ट में, इंडिया, ईस्टर्न कंट्री जितनी भी हैं, यहाँ पर रिलीजन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। तो आप अपनी वैल्यूज़ के साथ हमारी वैल्यूज़ को कंपेयर मत कीजिए। अब बात आती है यहाँ पे इंडिया की। इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडिया के अपने यहाँ पे डाउट है। तो हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे टी एस त्रिमूर्ति जी, उन्होंने क्या कहा इंडिया की सफाई में? उन्होंने कहा कि देखिए, इस्लामोफोबिया के लिए हम लोग इस रेजोल्यूशन को ला रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ इस्लामोफोबिया ही नहीं है। इस दुनिया में ओवरऑल आज के समय में अगर आप देखो तो रिलीजियोफोबिया है। सिर्फ इस्लाम के अगेंस्ट में ही नहीं, बल्कि नॉन इस्लामिक फेथ के जो रिलीजन है, जैसे हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, उन लोगों के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस होता है। तो जो अब्राहिमिक रिलीजन है, जैसे अब्राहिमिक रिलीजन में जैसे जूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो मुस्लिम्स हैं, नहीं, अब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है, इनका ओरिजिन वो एक ही सेंटर से होता है, अब्राहिम से अपने उसको सोर्स को मानते हैं। लेकिन जो नॉन अब्राहिमिक रिलीजन है उनके खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस होता है। तो ये रिलीजियोफोबिया है रादर देन इस्लामोफोबिया, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में हिस्टोरिकली सारी फेथ को हम लोगों ने वेलकम किया है, जोरास्ट्रियंस को, जूस को, बुद्धिस्ट को। तो इंडिया में तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब आप बात करते हो यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन में कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। यूरोपियन यूनियन में ज़्यादातर फोकस किया जाता है इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर, राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, और वो इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं रादर देन रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, राइट। तो यूरोपियन अगर कंट्रीज में जाओ आग, तो नॉन बिलीवर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, एथियस्ट जिसको बोला जाता है। तो वो एथीज़म को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो इस्लाम के अंदर जो अपोस्टेसी होती है, अपोस्टेसी मतलब जो कोई एक धर्म को चेंज कर देता है, यूरोप के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लामिक कंट्रीज बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पे अपोस्टेसी को जो है एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। उनको जो है डेथ पेनल्टी भी कई सारे कंट्रीज में है अगर आप अपना धर्म चेंज करते हो। तो यूरोपियन यूनियन में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यूरोपियन यूनियन में उन्होंने बोला कि देखिए, ये हर किसी की इंडिविजुअल चॉइस होती है, तो इसीलिए मैं इस रेजोल्यूशन को अपोज करता हूँ। तो यूरोपियन यूनियन ने ये बोल के इसको अपोज कर दिया। चाइना के मामले में थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें रही, क्योंकि चाइना जिस तरह से यूगर मुस्लिम्स के अंदर यू नो वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है जिंगजियांग के अंदर, वो किस दुनिया से छिपा नहीं है। लेकिन चाइना के उस मिस ट्रीटमेंट जो करता है मुस्लिम्स के अंदर वहाँ पे, उसको इस्लामिक कंट्रीज़ ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। थोड़े समय पहले इस्लामाबाद के अंदर भी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस मुस्लिम्स को करके, उस समय में भी चाइना को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। तो बेसिकली ये भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है यहाँ पे
कि भैया आप चाइना को क्यों पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हो, है ना। तो इसको लेके जो है इंडिया का, यूरोपियन यूनियन का और चाइना का स्टैंड यहाँ पे रेजोल्यूशन में नज़र आता है। हालांकि रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया है और इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट में मूवमेंट होनी भी चाहिए। कोई भी धर्म हो, धर्म हो, कोई किसी को भी फॉलो करे, उसके बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना, प्रेजुडिस होना बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और लेट्स होप इस रेजोल्यूशन से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज जो है समाज में आएगा, हर रिलीजन को लेके, स्पेशली इस्लाम को लेके, क्योंकि ये रेजोल्यूशन जो है वो इस्लाम ओरिएंटेड ही यहाँ पे है। वो सारी बातें यहाँ पे है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा कि देखिए इंडिया, इस एडिटोरियल में ये कहा गया कि इंडिया ने कुछ चीज़ें वहाँ पे मिस आउट कर दिया। पहली बात तो इंडिया एक प्लूरल सोसाइटी है और इस रेजोल्यूशन के अंदर कहीं पे भी प्लूरल सोसाइटी की बात नहीं कही गई। प्लूरल सोसाइटी का मतलब वो होता है दोस्तों जहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, एक साथ मिलजुल के रहते हैं, राइट, उसे कहा जाता है प्लूरल सोसाइटी। तो रेजोल्यूशन में उस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया और इंडिया ने जब अपने स्टेटमेंट वहाँ पे दिया तो प्लूरल सोसाइटी वाले मुद्दे को इंडिया ने नहीं उठाया। दूसरी बात, इंडिया में हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हैं। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होती हैं अलोंग विद अदर ऑल कम्युनिटीज़। तो इस मुद्दे को भी इंडिया ने वहाँ पे नहीं उठाया। इंडिया को ये कहना चाहिए था कि देखिए इंडिया में दुनिया की सेकंड थर्ड लार्जेस्ट सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, इतने सालों से रह रहे हैं। देखिए कुछ ना कुछ क्लैशेस तो यहाँ वहाँ हमेशा होते ही रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इंडिया का जो कल्चर है वो काफ़ी कंपोजिट कल्चर है। तो इंडिया को आप इग्नोर यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन। तो वो चीज़ें भी इंडिया में जो कहीं ना कहीं वहाँ पे मिस आउट कर दिया। हम लोगों को बोलना चाहिए था लेकिन वो चीज़ें हमारे वहाँ पे नहीं बोल पाए। इसके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है डेलिब्रेट मूव हो सकता है अनडेलिब्रेटली इसको इग्नोर कर दिया गया हो, या फिर हो सकता है हमारे पास समय की कमी हो, वी नेवर नो दैट। बट ठीक है, इस कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। तो इस्लामोफोबिया आप देख ही रहे हो सोसाइटी में जिस तरह से बढ़ रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इसके थ्रू जो है थोड़ा बहुत आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हो। हालांकि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आई डोंट थिंक सो इस तरह से पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपसे डेफिनेटली वो एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि जीएस पेपर 1 में सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म वो सब हमें पढ़ना रहता है। तो शायद वहाँ के लिए आपको कुछ ना कुछ पॉइंट यहाँ पे डेफिनेटली मिल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट प्रीलिम्स में अगर आप मेंस के लिए आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इस्लामोफोबिया, अगर आप एक क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जो है क्वेश्चन कर सकते हो। हालांकि मुझे नहीं लगता पर्सनली इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन वो पूछ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इस्लामोफोबिया इन द बैकड्रॉप ऑफ रिसेंट रेजोल्यूशन पास्ड इन यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, सजेस्ट सम मेजर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इस्लामोफोबिया थ्रू आउट द वर्ल्ड। इस तरह का एक आप क्वेश्चन डेफिनेटली मेंस में यहाँ पे बना सकते हो। अगर आप लिखना चाहो तो क्वेश्चन को लिख भी सकते हो। बस अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक ब्लैंक स्लाइड नहीं है। ठीक है जी, आई होप हम लोग कहीं से इंक्लूड कर सकते हैं ब्लैंक स्लाइड को। हाँ, ऐड पेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इस्लामोफोबिया, ये क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर उसमें आप लिख सकते हो इन द बैकड्रॉप ऑफ recent resolution passed in United Nations General Assembly, ठीक है, suggest some measures to tackle the issue of इस्लामोफोबिया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है 150 वर्ड्स में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको सबमिट कहाँ पे कराना है वो ऑलरेडी आप सभी को पता ही है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की अंडरस्टैंडिंग आज की एनालिसिस ठीक ठाक लगी होगी। ठीक ठाक लगी है तो यार वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करो। ठीक है, अगर किसी को एडमिशन चाहिए तो उसके लिए स्लाइड आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।